नमस्कार दोस्तों, 15 अप्रैल 2024 सेकेंड शिफ्ट का जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2024 हुआ है उसके हम प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्न हमारे एक साथी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। आप कंफर्म रहे, ये सभी प्रश्न 100% कंफर्म पूछे गए हैं। रचना के दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5, 2। तो जो लोग एग्जाम दे के आए हैं वो आंसर मिलाएंगे। रचना के दृष्टि से वाक्य 3 भेद होते हैं। जो लोग एग्जाम देने वाले हैं अब वो तीनों भेद के बारे में समझेंगे, तो अगर आगामी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया तो उनको हेल्प करेगा। तो दोस्तों, रचना के दृष्टि से वाक्य 3 भेद हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है दोस्तों मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य का सिंपल कहानी है कि राम घर जाता है, सीता पढ़ती है, सोहन लड़ाई करता है, गीता खेलती है। सिंपल साधारण सा वाक्य क्या होगा? सरल वाक्य या साधारण वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? इसमें एक वाक्य होता है, उपवाक्य होता है। तो वाक्य उपवाक्य में दोनों में संबंध होता है। जैसे अब संयुक्त वाक्य का चर्चा करें, जैसे मैं पटना गया जहाँ मैं पहले रहता था, जहाँ मैं पहले रहता था। अब देखिए दोस्तों, मैं पटना गया जहाँ मैं पहले रहता था, इस वाक्य, इस उपवाक्य का इस वाक्य से संबंध है। पटना तो गया लेकिन कहाँ गया? जहाँ पहले रहता था। तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में वाक्य और उपवाक्य दोनों का संबंध होगा। सिंपल ट्रिक है, उसमें आपको 2 वाक्य लगेगा, दोनों वाक्य आपस में संबंध होगा। तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य सिंपल कहानी, पहला सा वाक्य से कोई मतलब नहीं। अगर आपका साधारण वाक्य नहीं है, संयुक्त वाक्य नहीं है, तो वो तीसरा मिश्र वाक्य हुआ। जैसे राम खेलता है और श्याम पढ़ता है, और श्याम पढ़ता है। अब आप ही लोग बताइए कि इन दोनों वाक्य में कोई संबंध है? राम अपना खेल रहा है, श्याम पढ़ रहा है, दोनों कोई मतलब ही नहीं है। एक खेल रहा है, एक पढ़ रहा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों इस तरह का मिश्र वाक्य। अब अगला प्रश्न है कि भगवान का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो भगवान का देखिए पर्यायवाची शब्द है ईश्वर, देव। तो जो ऑप्शन होगा उस हिसाब से। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? देखिए ऑप्शन उसमें था राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस तरह के ऑप्शन थे। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा, लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। एक रीजनिंग का क्वेश्चन था कि प्यासा अगर कुआं से, देखिए ये थोड़ा सा डाटा चेंज हो सकता है लेकिन इस यही प्रश्न था। हो सकता है कि जो आंसर है वो क्वेश्चन बन गया हो, लेकिन क्वेश्चन यही था। प्यासा का जिस तरह से कुआं संबंध है उसी तरह भूखा का भोजन से संबंध होगा। अब जो हम क्वेश्चन चेंज का बात कर रहे थे दोस्तों, तो हो सकता था कि भूखा का पूछा होगा, दे दिया होगा कि भूखा का संबंध भोजन से है, तो प्यासा का संबंध किससे होगा? तो कुआं दे दिया होगा, और भी 3-4 ऑप्शन दे दिया होगा, तो कुआं से होगा। तो इसमें क्या है? प्यासा का कुआं से संबंध है, तो भूखा किससे संबंध होगा? भोजन, खाना से। अगला देखिए प्रश्न है कि एक छात्र का वर्ग में शुरू से 16वां स्थान है और अंतिम से 40वां स्थान है, तो उस वर्ग में कुल बच्चों की संख्या। जो लोग आगे एग्जाम देने वाले हैं ध्यान रखिएगा, अलंकार से, मुहावरा से, पर्यायवाची शब्द से हिंदी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपको मैथ में अगर बात करें तो ट्रिगोनोमेट्री अवश्य पढ़ें, माध्यिका जरूर पढ़ें, इससे प्रश्न अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। तो सिंपल सा देखिए कि एक वर्ग है, उसमें एक बच्चा, उसका शुरू से 16वां स्थान और अंतिम से 40वां स्थान है। यानी ऊपर से गिनती करें तो उस बालक का 16वां स्थान है, और नीचे से गिनती करें तो दोस्तों उसका स्थान है, ये 46 होना था, हम गलती कर दिए, 40 लिख दिए, ये 46 होना था, और अंतिम से 46 स्थान है। तो शुरू से 16वां स्थान है और अंतिम से
46वां स्थान है। तो उस वर्ग में कुल बच्चों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों उस वर्ग में कुल बच्चों की संख्या देखिए 46 वाले जोड़ दीजिए, 46 वाले जोड़िएगा तो 62 हो जाएगा, लेकिन आप तो इसको 2 बार काउंट कर लीजिए, इसलिए एक बार घटा दीजिए, तो 62 में घटेगा तो 61 दोस्तों आंसर होगा। यानी उस वर्ग में टोटल 61 बच्चे थे। अब क्या करेगा, डाटा चेंज कर देगा, आपसे पूछ लेगा कि एक छात्र का वर्ग में शुरू से 12 स्थान है और अंतिम से 25 स्थान है, तो उस वर्ग में कुल कितना बच्चा? तो दोनों को जोड़ दीजिए, 12 25 37, 37 में घटा दीजिए तो टोटल बच्चा की संख्या 36 आ गया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आग बबूला होना मुहावरे का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन होगा, बहुत क्रोधित होना, नाराज होना, परेशान होना, खरी खोटी सुनाना। तो दोस्तों आग बबूला होना मुहावरा का अर्थ है बहुत क्रोधित होना, बहुत क्रोधित होना। इसी तरह एक मुहावरा है कि आँख लाल पीला होना, आँख लाल पीला करना, तो इसका भी मतलब होता है क्रोधित करना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है? इस तरह में 4 ऑप्शन मिलेंगे, कोयला है, जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल है, सौर ऊर्जा है। अब देखिए क्वेश्चन बाय रटेगा तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप इस प्रश्न को समझ लें कि नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन क्या है, ऊर्जा क्या है, तो आप आसानी से प्रश्न को डील कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है? ऐसा ऊर्जा का स्रोत जो एक बार उपयोग किए जाने के बाद दोबारा उपयोग किया जा सके, उसे कहते हैं दोस्तों और नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी कोई ऐसा संसाधन है, कोई ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जिसको एक बार उपयोग करने पे दोबारा उपयोग कर सकें, उसे कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। इसी तरह और नवीकरणीय संसाधन क्या हो जाएगा दोस्तों? और नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा ऐसा संसाधन जिसको एक बार उपयोग कर लेने के बाद दोबारा उपयोग नहीं किया जा सके, उसे और नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब उदाहरण समझते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, अब देखिए सूर्य का ऊर्जा है, आपको डेली मिलता है, ऐसा थोड़े कि एक बार यूज कर लिए तो अगला दिन नहीं मिलेगा, एकदम मिलेगा। तो सूर्य का ऊर्जा, सौर ऊर्जा हो गया नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण। अब बताइए कोयला, आपके घर में किसी का शादी हुआ, भोज हुआ, शादी होगा तो भोज होगा, आप चलिए गैस सिलेंडर नहीं मंगाए, आप कोयला मंगा लिए। अब आप ही बताइए कि अगर एक बार कोयला मंगा लिए, उसको यूज कर लिए, उस राख से फिर आप खाना बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो कोयला क्या हो गया था? और नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन, यानी एक बार यूज कर लिए तो दोबारा यूज नहीं कर पाए। तो अब देखिए, अब प्रश्न पे आते हैं, आसानी समझ में आएगा। कह रहा कौन नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण, यानी ऐसा कौन ऊर्जा का स्रोत है जिसे दोबारा यूज कर सकते हैं? कोयला नहीं, जीवाश्म ईंधन नहीं, जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम हो गया, डीजल, ये सब आता है जीवाश्म ईंधन में, एक बार यूज तो कहानी खत्म। पेट्रोल एक बार यूज किए कहानी खत्म। ऐसा थोड़े गाड़ी में अगर पेट्रोल दे दिए वही आपको, अब वही हमेशा चलेगा, नहीं, दोबारा आपको खरीदना पड़ता है। अब देखिए सौर ऊर्जा दोस्तों, आपको सूर्य का ऊर्जा डेली मिलता है, आप डेली सोलर प्लेट से यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक में एक्स्ट्रा और प्रश्न दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का और नवीकरणीय स्रोत है? अब आप लोग बताइए। 3 ऑप्शन चलिए 3 ही ऑप्शन दिया है, जल ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, एक हम दे दिए पवन ऊर्जा। अब आपको बताना कि इनमें से और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है। अब आपको पता है कि जल ऊर्जा दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। क्यों? क्योंकि देखिए जो बांध बनता है, क्या कहता है, ऊपर से पानी गिराया जाता है, फिर वो पानी फिर चला जाता है, फिर पानी आता है, फिर वो गिरता है, तो इसलिए जल ऊर्जा क्या हो गया? नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण। उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा मिलता है जब किसी चीज़ को जलाएंगे, कोयला जलाइए, पेट्रोल जलाइए, डीजल जलाइए, जो ही जलाइए उससे उष्मा मिलेगा, उष्मीय ऊर्जा कहलाएगी। ये तो एक बार यूज कीजिएगा दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए उष्मीय ऊर्जा हो गया दोस्तों और नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं। इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी पर भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाएँ, सर्च करें उपागम एकेडमी, आपको DLED से संबंधित हर जानकारी, हर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी दोस्तों।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं वो अच्छे से तैयारी अपना करें, कुछ जो हमने बताया उस पर ज़रूर ध्यान दें, आपके मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे। धन्यवाद।